हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का शाम की सीटेट की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कवर करते हैं डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आपका सीटेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाला प्रस्तावित डेट है और इस डेट तक आपकी पूरी पेडागोजी की तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमने ली है। इसके अंतर्गत आपकी अभी तक 32 क्लासेज हो चुकी हैं और आज ये आपकी क्लास नंबर 33 है, 33वीं क्लास है, जिसमें कि आपके एक भी प्रश्नों को नहीं छोड़ा जा रहा। चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी का क्वेश्चन हो, हम उन सभी क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ कवर कर रहे हैं और एक एक क्लास को देखते रहिए, सभी क्वेश्चंस को तैयार करते रहिए। पूरे 1000 प्रश्नों की ये सीरीज है जिसमें कि आपके सभी विषय के सीटेट शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। आज की क्लास में आपको मिलेंगे बाल विकास से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो क्लास को एंड तक जरूर देखेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, सीटेट पेडागोजी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर जाकर पुरानी क्लासेस को भी जरूर देखते रहिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, कम से कम समय में आपके लिए डेली लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, जल्दी से देखिए और बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी आपको आंसर लग रहे हों बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिवर्तनशील होता है जो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूपों में होता है। बालक के विकास में कौन सा गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है? सीखने की क्षमता में परिवर्तन, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन, या फिर भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन। तो दोस्तों, विकास जो होता है परिवर्तनशील होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन। यानी कि शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं वो आपके गुणात्मक नहीं बल्कि परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। बाकी आपके तीनों जो दिए गए हैं, चाहे वो सीखने की क्षमता में परिवर्तन हो या फिर इसके अलावा आपका जो भी परिवर्तन दिए गए, सांवेगिक परिवर्तन या भाषा की क्षमता का परिवर्तन, ये सभी आपके गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। लेकिन आपका जो शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन होता है, ये आपके परिवर्तन के परिमाणात्मक रूप के अंतर्गत आता है। इसका आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बाल विकास की किस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने गिरोह अवस्था कहा है? गैंग की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो दोस्तों, गिरोह अवस्था जो कही जाती है ये आपकी मुख्य रूप से जो अवस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था को गिरोह अवस्था के रूप में कहा जाता है। पूरी बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष की होती है, लेकिन जब बात होगी उत्तर बाल्यावस्था की, यानी कि अंतिम स्टेज उत्तर बाल्यावस्था की, लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र जो होती है, ये उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। इसका आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपका जो मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बताया गिरोह की अवस्था बताया, यानी कि बच्चे जो होते हैं अपने साथ के अन्य मित्रों के साथ गिरोह बनाकर उनके साथ में मिलजुल कर रहते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया संबंधित है। सीटेट का सबसे अच्छा, सबसे इजी 1 नंबर देने वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। डिस्ग्राफिया गणित संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी विकार या फिर भाषा संबंधी विकार? तो डिस्ग्राफिया जो होता है आप सभी लोगों को पता होगा, ये आपकी लेखन अक्षमता को कहा जाता है। इसका आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, गणित विकार जो होता है ये आपका डिस्कैल्कुलिया कहलाता है। इसके बाद आपका जो पठन विकार होता है ये आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। और भाषा संबंधी यानी कि मौखिक विकार जो होता है ये अफेजिया कहलाता है। डिफेजिया, अफेजिया कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 अंक आपको जरूर देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि जैविक विकास का परिणाम है, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है, या फिर आत्म उन्नति का माध्यम है? तो आपको सीधे सीधे बताना है भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित करने का इनमें से कौन सा तरीका आपको इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, उपयुक्त तरीके से जब भाषा को प्रकट करना लिखा होगा तो आप लोग समझ लीजिए वो क्या होगा, अपने अनुभवों को जब बालक व्यक्त करेगा, यानी कि एक्सपीरियंस, अपनी बातों को अपने शब्दों में कहना सबसे अच्छा भाषा का उपयुक्त तरीका होता है। अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने अनुभवों को व्यक्त करना। तो इसका आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डेली लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास भी पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस भी आपके सभी क्लियर हो रहे होंगे। अगर क्लास पसंद आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पुरानी कुछ क्लासेस के लिंक नीचे भी आपको दिए गए, उन क्लासेस को अच्छे से देखकर पूरी अपनी तैयारी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि। तो प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाया जाता है वो मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है, इससे अधिगम जो होता है वो सरल होता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, या फिर इससे बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर बच्चा छोटा ही होता है प्राथमिक स्तर पर, और जब उसको प्राथमिक स्तर में मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाता है तो उसको जब इस रूप में पढ़ाते हैं तो वो उस भाषा को पहले से ही सीख चुका होता है, इसलिए उसके जो बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। लेकिन बात हो रही मातृभाषा की, तो उसका बौद्धिक विकास में सहायक होता है। बौद्धिक विकास में किस रूप से सहायक होता है? क्योंकि वो घर में भी उसी भाषा को सीखता है, समाज में भी, और मातृभाषा में सीखने से उसकी बुद्धि में वो बात और अच्छे से पहुंच जाती है और सीखने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसका आपका सही ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक शिक्षिका कभी भी प्रश्नों का उत्तर स्वयं नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि क्वेश्चन पूछती है लेकिन खुद स्वयं उत्तर नहीं देती, बल्कि बच्चों को समूह चर्चा के माध्यम से या फिर सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? शिक्षण सामग्री के उचित संगठन पर, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने और एक रोल मॉडल बनने पर, या फिर सीखने की तत्परता पर, या फिर सक्रिय भागीदारिता पर। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण सामग्रियों के उचित संगठन पर, या फिर इसमें से आपको 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन चूज करना था। आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही ऑप्शन है 4th नंबर ऑप्शन। जब बालकों की सक्रिय भागीदारिता होगी कहीं पर भी, सक्रिय भागीदारिता का मतलब होता है पूरी क्लास मिलजुल कर, एक साथ मिलकर, सबका सहयोग से जब कोई शिक्षण कार्य कराया जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न में से मैस्लो द्वारा बताई गई बालकों की मूल आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने सिद्धांत दिया था, आपको अच्छे से पता होगा, और उनके सिद्धांत के अनुसार कौन सी मूल आवश्यकताएं हैं? ज्ञान संबंधी आवश्यकताएं, न्यूनता अभिप्रेरक आवश्यकताएं, बोध संबंधी आवश्यकताएं, या फिर आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं। तो दोस्तों मूल आवश्यकताएं उन्होंने अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी, और उसके अंतर्गत उन्होंने जो अपना मांग का सिद्धांत दिया था, अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मांग का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं इनमें से बताई गई थी। इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, अच्छे से तैयार करते रहिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की पहचान नहीं है। मानसिक रूप से विकलांग बच्चा जो, उसकी इनमें से क्या पहचान नहीं होती? कान की बनावट, आत्मविश्वास की कमी, सीमित संप्रेषण, या फिर आत्म अवलोकन। तो दोस्तों 3 उसकी पहचान करती हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये बच्चा विकलांग है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें से ऐसा दिया गया जो उसकी पहचान नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन है। विकलांग बच्चा जो है मानसिक रूप से, यानी कि बच्चा कैसा मंदबुद्धि बालक है, उसके कान की बनावट से में कोई मतलब नहीं है, वो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आता है। बात यहाँ मानसिक विकलांगता की हो रही है, तो आत्मविश्वास में कमी होगी, और सीमित संप्रेषण यानी कि कम बोलेगा, और आत्म अवलोकन करने में प्रॉब्लम होगी। ये सभी चीज़ें उसके पहचानने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसका आपका ए नंबर ऑप्शन जो दिया गया, कान की बनावट, ये उसकी पहचान नहीं करता है, नहीं पूछा गया था। तो इसका आपका 1st नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था कहलाती? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आपको बताया गया था, जिस अवस्था में बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि धीरे धीरे चिंतन की ओर बढ़ने लगता है, वो कौन सी अवस्था होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3rd अवस्था जो बताई गई थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट स्टेज ऑफ
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसका आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष, इस अवस्था के अंतर्गत बालक का तार्किक रूप से चीज़ों को समझना और चिंतन करना ये प्रारंभ हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से कब सीखेगा। इसके बाद वाली होती औपचारिक संक्रियात्मक, पहली होती संवेदीगामक, दूसरी होती पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त और चौथी औपचारिक होती है। तो प्रारंभ कर देता है तीसरे में और पूर्ण रूप से इस पर निर्भर हो जाता है चौथी अवस्था में। याद कर लीजिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। और ऐसी ही अन्य क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली सुबह आपके लिए करंट अफेयर की क्लास 6:30 बजे लेकर आते हैं, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। डेली के डेली क्लास होती है और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया। आपके किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से जरूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, टर्मैन ने साबित किया कि प्रतिभाशाली बच्चे वयस्क होने पर मानसिक रोगों के प्रति असंवेदनशील होते हैं। बौद्धिक स्तर परीक्षण में औसतन वयस्कों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं। युवा काल के दौरान सफल रहते हैं, लेकिन वयस्क काल के दौरान अपनी संभावनाओं तक पहुंचने में असफल रहते हैं। या फिर सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं। तो दोस्तों, टर्मैन ने बुद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया था, इनका कहना था कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, टर्मैन ने इसके अलावा बुद्धि लब्धि का नियम भी दिया था, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो भी बताया था। तो इनका कहना था कि सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं। इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए थे। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ऐसी ही अन्य क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए आज के 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। डेली आपके लिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी व्याख्या के साथ कराए जाते हैं। और अन्य क्लासेस के कुछ प्लेलिस्ट के लिंक नीचे दिए गए, जिसमें आपके बाल विकास की अलग से पूरी तैयारी कराई गई, चैप्टर वाइज अन्य सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन क्लासेस को भी लगातार देखते रहिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।